नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। एनसीआरबी ने वार्षिक रिपोर्ट की जारी। देश भर के क्राइम डेटा बताती है रिपोर्ट। 1986 में हुई थी एनसीआरबी की स्थापना। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। राज्यसभा ने पारित किया डाकघर विधेयक, करेगा 1898 के डाकघर अधिनियम को प्रतिस्थापित। और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने दी भारत को अच्छी खबर। कहा, भारत 2030 तक बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2026-27 में जीडीपी वृद्धि होगी 7%। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने वर्ष 2022 के लिए भारत में अपराध पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में देश भर में रजिस्टर्ड किए गए विभिन्न अपराधों के आंकड़ों का संकलन होता है। एनसीआरबी केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, साइबर अपराध से लेकर आर्थिक और वित्तीय अपराधों तक के आंकड़े शामिल होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट क्या कहती है। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल 58,24,946 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए। यह 2021 की तुलना में लगभग 4.5% कम है। अपराध दर या प्रति लाख जनसंख्या पर रजिस्टर्ड अपराध भी कम हुए हैं। 2021 में यह दर 445.9 थी। अब यह घटकर 2022 में 422.2 हो गई है। इसे एक बेहतर इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सामान्यतः जनसंख्या बढ़ने के साथ अपराध की संख्या में वृद्धि देखी जाती है। महिलाओं के लिए 2022 तुलनात्मक रूप से खराब वर्ष रहा। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,45,256 मामले दर्ज किए गए। ये 2021 की तुलना में 4% अधिक है। साइबर अपराध की रिपोर्टिंग में भी जबरदस्त उछाल देखा गया है। 2021 की तुलना में 24.4% ज्यादा साइबर अपराध रिपोर्ट किए गए। 2021 की तुलना में 2022 के दौरान रिपोर्ट की गई आत्महत्याओं में 4.2% की वृद्धि देखी गई। आइए अब बात करते हैं एनसीआरबी की। एनसीआरबी की स्थापना 1986 में अपराध के डेटा संकलन और रिकॉर्ड रखने के लिए एक बॉडी के रूप में की गई थी। यह भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड भी रखता है। यह निकाय फिंगरप्रिंट खोज के माध्यम से अंतर्राज्यीय अपराधियों का पता लगाने में सहायता करता है। एनसीआरबी की प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों से जानकारी प्राप्त की जाती है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और सत्र शुरू होते ही सरकार ने औपनिवेशिक काल के कानूनों में बदलाव करना शुरू किए हैं। इसी क्रम में हाल ही में राज्यसभा ने डाकघर विधेयक पारित कर दिया है। यह विधेयक अगर कानून की शक्ल ले लेगा तो यह 1898 के डाकघर अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित कर देगा। सरकार का कहना है कि यह विधेयक एक मैसेंजर सर्विस और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर के रूप में डाक विभाग को नया जीवन देगा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान डाक सेवाएं अप्रासंगिक हो गई थीं और यह एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गई थी जहां डाकघर लगभग खत्म हो गए थे। श्री वैष्णव ने कहा, पिछले 10 सालों में डाकघरों और डाकियों को एक मेल डिलीवरी सिस्टम से एक सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट में बदल दिया गया है। इसका उदाहरण है कि अब डाकघर व्यावहारिक रूप से बैंकों की तरह काम करने लगे हैं। श्री वैष्णव ने आंकड़ों के साथ ये भी कहा कि जहां पहले 660 डाकघर बंद हो गए थे, वहीं 2014 और 2023 के बीच लगभग 5000 डाकघर खोले गए और लगभग 5746 नए डाकघर खोले जाने की प्रक्रिया में हैं। हालांकि विपक्ष ने डाकघर विधेयक की धारा 9 के प्रावधानों पर आपत्ति जताई। आपको बता दें कि धारा 9 में डाकघर के अधिकारियों को डाकघर के माध्यम से भेजी गई किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने, कस्टडी में लेने या सीमा शुल्क प्राधिकरण को जमा करने की शक्ति देता है। विपक्ष ने चिंता व्यक्त किया कि अधिकारियों को इस तरह की खुली छूट निजता के अधिकार को नुकसान पहुंचाएगी और निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस पर सरकार का कहना है कि ऐसे प्रावधान राज्य की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।
S&P ग्लोबल रेटिंग्स की तरफ से भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने हाल ही में कहा कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा कि 2026-27 वित्तीय वर्ष में देश की जीडीपी वृद्धि का 7% तक पहुंचने का अनुमान है। आपको बता दें कि S&P ने हाल ही में ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में S&P ने मार्च 2024 तक भारत की जीडीपी में 6.4% वृद्धि अनुमान लगाया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह जीडीपी वृद्धि दर 7.2% थी। रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025-26 में विकास दर 6.9% रहेगी और 2026-27 में यह 7% तक पहुंच जाएगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के लिए कहा कि अगले 3 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। आपको बता दें कि भारत वर्तमान में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी वृद्धि दर के अनुमानों के अलावा S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने उन इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स का भी जिक्र किया है जिसके चलते भारत सबसे ज्यादा जीडीपी वृद्धि दर हासिल कर पाएगा। रिपोर्ट में भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने पर और एक मजबूत लॉजिस्टिक्स ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह भारत को सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी में बदलने में महत्वपूर्ण होगा। इसमें यह भी बताया गया कि भारत को श्रम बाजार की संभावनाओं को अनलॉक करना होगा और श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने और कार्यबल में महिला भागीदारी को बढ़ाने पर विचार करना होगा। अगर भारत श्रम बाजार की संभावनाओं को अनलॉक करता है तो भारत अपने जनांकीय लाभांश का पूरा फायदा उठा सकता है। S&P ने डिजिटल बाजार पर भी टिप्पणी की है। S&P ने कहा कि तेजी से बढ़ता घरेलू डिजिटल बाजार अगले दशक के दौरान भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। गंभीर चक्रवाती तूफान मिचोंग के कारण ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। IMD द्वारा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। चक्रवात के कारण होने वाली लगातार बारिश से चेन्नई और उसके पड़ोसी जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और परिवहन और हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। केवल चेन्नई में बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। IMD के अनुसार मिचोंग चक्रवात की आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और कवाली स्थानों के बीच लैंडफॉल प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मिचोंग चक्रवात सितंबर 2021 में आए चक्रवात गुलाब के बाद आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को पार करने वाली पहली चक्रवात प्रणाली बन गया है। खास बात यह है कि IMD ने चक्रवाती तूफान मिचोंग को कई मायने में असामान्य बताया है। आइए समझते हैं कि IMD ने चक्रवाती तूफान मिचोंग को असामान्य क्यों कहा। देखिए, IMD ने शुरू में भविष्यवाणी की थी कि मिचोंग तूफान आंध्र प्रदेश तट को पार करने तक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बना रहेगा। इसका मतलब है कि इसकी हवाओं की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 87 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। लेकिन इसके बाद ही IMD ने इसे गंभीर तूफान की श्रेणी में डाल दिया और बताया कि इसकी हवाओं की गति 88 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 166 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। IMD कहता है कि प्रतिकूल समुद्री परिस्थितियों के कारण दिसंबर महीने में उत्तरी हिंद महासागर में आने वाले तूफान आमतौर पर विनाशकारी नहीं होते, लेकिन साल के इस समय के लिए मिचोंग जैसे उच्च तीव्रता वाले चक्रवात का आना सामान्य घटना नहीं है। तो सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि मिचोंग इतना विनाशकारी बन गया। IMD अधिकारियों ने इसका जवाब दिया और कहा कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट पर ताप सूचकांक की सामान्य से अधिक वैल्यू होने के कारण मिचोंग तूफान इतना मजबूत हुआ है। आपको बता दें कि जलवायु विज्ञान की दृष्टि से उत्तरी हिंद महासागर बेसिन में हर साल लगभग 5 चक्रवात विकसित होते हैं। ध्यान रखिए कि उत्तरी हिंद महासागर बेसिन में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शामिल होते हैं। 5 में से औसतन 4 चक्रवात बंगाल की खाड़ी के ऊपर और 1 अरब सागर के ऊपर विकसित होता है। हालांकि अरब सागर के तूफान अक्सर उच्च तीव्रता तक पहुंचते हैं और व्यापक क्षति पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। समय की बात करें तो उत्तरी हिंद महासागर बेसिन में प्री मानसून यानी अप्रैल जून और पोस्ट मानसून यानी अक्टूबर दिसंबर महीनों के दौरान चक्रवात विकसित होने का सबसे अधिक खतरा होता है। अनुकूल समुद्री परिस्थितियों के कारण मई और नवंबर में बनने वाले चक्रवात आमतौर पर अन्य समय में आने वाले तूफानों की तुलना में अधिक तीव्रता के होते हैं। आइए अब ये भी समझते हैं आखिर तूफान तीव्र कैसे हो जाता है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अन्य कारकों के अलावा समुद्र के पानी की गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं।
50 मीटर और 100 मीटर के बीच की गहराई पर 26 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का महासागरीय तापमान साइक्लोजेनेसिस के लिए अनुकूल होता है। साइक्लोजेनेसिस का मतलब वो सारे प्रोसेस जिनसे चक्रवात का विकास होता है और इससे मजबूती मिलती है। अगर महासागर का पानी सामान्य स्तर से ज़्यादा गर्म होता है तो यह चक्रवात के तेजी से तीव्र होने का एक मुख्य कारण बनता है। आपको बता दें कि ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसको चक्रवात की उत्पत्ति, तीव्रता और प्रसार में एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। आईएमडी के अनुसार मिचोंग के केस में ट्रॉपिकल साइक्लोन हीट पोटेंशियल की वैल्यू काफी ज्यादा पाई गई थी, जिसके कारण मिचोंग इतना विनाशकारी बन गया। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस वर्ष इसकी थीम है भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। यह एक ऐसा मंच है जिस पर विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। साथ ही यह भारत के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और लचीला साइबर स्पेस बनाने जैसे मुद्दों पर गहराई से विचार विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करता है। आपको बता दें कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक पहल है। हाल ही में लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ। लाकाडोंग हल्दी को विश्व की सबसे अच्छी हल्दी में से एक माना जाता है। इस हल्दी की खेती मूल रूप से मेघालय के जैंतिया हिल्स के पास एक गांव में की जाती है। इस हल्दी को विशेष बनाती है करक्यूमिन की मात्रा, जो इस हल्दी में 7 से 10% तक होती है। करक्यूमिन में एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं। इसका उपयोग दवाइयों के क्षेत्र में किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वायरल शब्द रिज को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया। इस साल वर्ड ऑफ द ईयर के लिए 8 शब्दों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें जनता के वोट के आधार पर रिज शब्द को चुना गया। रिज शब्द आकर्षण या किसी को आकर्षित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। इस शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के स्टाइल, चार्म और अट्रैक्टिवनेस को बताने के लिए किया जाता है। साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चीन के बीच टकराव फिर बढ़ता दिख रहा है। दरअसल साउथ चाइना सी के व्हाइटसन रीफ के पास चीन के 135 बोट्स दिखाई दिए। व्हाइटसन रीफ स्प्रैटली द्वीप समूह के यूनियन बैंकों की सबसे बड़ी चट्टानों में से एक है। इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। फिलीपींस इसे जूलियन फिलिप रीफ कहता है और यह उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हाल ही में आईएनएस संधायक जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। यह भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। इसके साथ ही नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोतों की श्रृंखला में पहला है। इसका निर्माण भारत में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह सर्वेक्षण जहाज तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के साथ साथ नेविगेशन चैनलों और मार्गों के निर्धारण में सक्षम है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। इस हल्दी का संबंध किस राज्य से है? मिजोरम, असम, आंध्र प्रदेश या फिर मेघालय? अगला प्रश्न है, अपराध पर डेटा के संकलन और रिकॉर्ड रखने के लिए एक बॉडी के रूप में एनसीआरबी की स्थापना कब की गई थी? 1986, 1987, 2002 या फिर 2007? आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। एसेक्वेबो क्षेत्र का विवाद किन 2 देशों के मध्य चल रहा है? स्पेन, पुर्तगाल, वेनेजुएला, गुयाना, चीन और फिलीपींस या फिर रूस और यूक्रेन? सही जवाब है ऑप्शन बी, वेनेजुएला और गुयाना। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी सुर्खियों में आया है। यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? इंडोनेशिया, इटली, जापान या फिर बोलीविया? सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही इस बुलेटिन को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।